एक कमजोर समाज गिनती में कितनी भी ताकतवर हो, अगर वो डरपोक है, कायर है, लालची है, तो सत्ताएं उसकी आस्थाओं के अंदर किस तरीके से एंटर करती हैं, इसका जीता जागता एक ही उदाहरण है कि शबरीमला, जहां परंपरा हजारों साल के बाद वो बनी, उसके साइंटिफिक कारण थे, लेकिन काले कोट वालों को लगता है कि उन्हें राफेल का भी ज्ञान है, उन्हें महाकाल में पानी कितना चढ़ता है इसका भी ज्ञान है, दही हांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, और सबरीमला के अंदर महिलाओं को कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, इसका भी ज्ञान है। क्योंकि आपने अपनी आस्थाओं को सरकारों के और उस सरकार की व्यवस्था चलाने वाले इंस्टीट्यूशन के हाथ में छोड़ दिया है। वो तय करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत है कि हजारों हजारों साल पुराने सनातन हिंदू की परिभाषा भी वो तय करते थे। हम चुप रहते हैं, हम एक समाज के रूप में कभी रिएक्शन नहीं देते, अपनी नाराजगी प्रकट नहीं करते। तो जो उनको जेंडर जस्टिस सबरीमला में चाहिए था, वो मस्जिद में क्यों नहीं चाहिए? अगर पूजा का अधिकार महिला को है, जो मैं मानता हूं, उन आस्थाएं जो साइंस पे रखी हुई हैं उसके कारण हैं। जो लोग सनातन को ये मानते हैं ये कोई ढकोसला है, ये कोई झूठ का पुलिंदा है, तो इस समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनको उस साइंस को तर्कों पे बताना चाहिए था जो नहीं बताया। ये मेरा काम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बोलते नहीं हैं और आपको सही बात पता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई बात तय कर देती है, आप मान लेते हैं। और वो सही मानों में अगर कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनके मामलात में बोलती है तब भी वो कहते हैं ये गलत भी है तो हमारा है सुप्रीम कोर्ट की, हम नहीं मानेंगे। तो आप 100 करोड़ होते हैं, रोज कानून ऐसा बनता है जो आपकी आस्थाओं पे चोट करता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपने सारा ठेका, कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दे दिया है कि सब कुछ वही करेगी, इसलिए आप नहीं बोलते। फिर कानून बनता है तो आप उसके विरोध में कुछ आजकल फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं, लेकिन डिसाइसिव लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए रेलवे के पे अगर आप सफर करते हो, समाज में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बीमारी का पता चलेगा। पिछले 20 साल से रेलवे के आसपास जो झोपड़पट्टी पड़ती है, जरा उतर के कहीं ट्रेन रुक जाए गलती से तो पूछिएगा कि उसमें कौन रहता है। ये सरकारी जमीनों पे रातों रात पीर फकीर पैदा होते हैं और कब्र भी बन जाती है। ये मस्जिदें सरकारी जमीन पे बन क्यों रही हैं? आप सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, वहां बनाई है? नहीं, लाहौर में भी 1935 में लोग सोचते थे, और कश्मीर के हिंदुओं को भी इस बात की गलतफहमी थी 1990 से पहले, जबकि 6 बार उनका पलायन हो चुका था। वो भी यही मानते थे, नहीं नहीं, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। 19 जनवरी 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं को पता चला इंसानियत का मतलब क्या होता है। जब तक आप तबाह ना हो जाएं तब तक आप चेतते नहीं हैं। इसलिए अमेरिका जैसा देश, जब हम ये कहते थे पूरी दुनिया में कि आतंकवाद एक समस्या है, इस आतंकवाद के लिए ग्लोबल पॉलिसी बननी चाहिए, तो अमेरिका के लोग मालूम है क्या कहते थे? वहां की सरकारें भारत को समझाती थी, नो 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 नो, इट्स नॉट ए जिहाद, नो नो, इट्स नॉट ए टेररिज्म, इट इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 26/11 में, सॉरी 9/11 में अमेरिका राष्ट्र की शानदार, जो उस राष्ट्र के गौरवशाला को बताती हैं,
उस वैभव को बताती हैं जब उन 2 बिल्डिंगों को उसामा बिन लादेन के सिपाहियों ने नस्ते नाबूद कर दिया तो अमेरिका ने कहा नो नो इट इज टेररिज्म, और उन्होंने इलाज ढूंढा, और ऐसा इलाज ढूंढा, न यूएनओ से पूछा, न किसी से सर्टिफिकेट लिया, और 2 मुल्क तबाह कर दिए उन्होंने। उसके बरखिलाफ हजारों हमले होने के बाद उस वक्त की सरकार की जो चेयरपर्सन थी, उसकी देखरेख में पूरी रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत ये जो 26/11 हुआ है, जिसे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, ठीक है, सरकार का एक मौकिफ है, स्टैंड है, लेकिन 26/11 के उस पूरे हमले में भारत सरकार का एक मंत्री शामिल था। उस मंत्री की देखरेख में सब कुछ हुआ, क्योंकि वो जो महिला थी उसके एजेंडे में हिंदू टेरर की कहानी थी।